नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है देवी सिंह, अज्ञेय जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबूजी, कुछ मैगज़ीन खरीदेंगे? मिस्टर अस्थाना ने उसका सवाल नहीं सुना। सवाल तो दूर, किसी का जवाब सुनना भी उन्हें गवारा नहीं होता। अपनी ही बात उन्हें कितनी प्रिय है, यह मैं अक्सर सोचा करता हूँ। मुझसे बोले, तुम्हारी दलीलें सब वैसी होती हैं। तुम एक आदमी के प्रयास को देखकर ही मुग्ध हो जाते हो। तुम्हें यह दिखता ही नहीं कि एक आदमी कुछ नहीं, एक आदमी का स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता। असल चीज़ वर्गों का संघर्ष है। जवाब देने की व्यर्थता जाने हुए भी मैं कुछ कहता, पर लड़के ने फिर पुकारा, बाबूजी, मैगज़ीन खरीदेंगे? नई आई हैं कई एक, और मैं क्षण भर उसे देखता ही रह गया। किसी तरह मैंने कहा, अरे देवी सिंह, तुम? और एक बार फिर सिर से पैर तक उसे देख गया। उसने कुछ आहत अभिमान के भाव से कहा, हाँ बाबूजी, मैं दिन में स्कूल में पढ़ता हूँ, शाम को अखबार बेचता हूँ। मिस्टर अस्थाना से मैंने कहा, इसकी कहानी आप जानते तो आपकी बात का जवाब आपको खुद ही मिल जाता। हूँ? हाँ, वह हूँ करके बात उड़ा दे सकते हैं, पर मेरी स्मृति में सहसा कई बातें कांटे सी उभर आईं। कोई 2 साल पहले की बातें, जब मैंने देवी सिंह को पहले देखा था और फिर उसका नाम जाना था। फैंसी बाज़ार के लंबे बरामदे में से होता हुआ मैं चला जा रहा था। जहाँ तहाँ कंघी शीशे, चादर तौलिए और फीते तस्मे बेचने वाले बरामदे के खंभों से लगे बैठे थे। उनके बीच में से गुजरना वैसा ही था, सागर के किनारे सूखती सीपियों के बीच में से होते हुए जाना। एक और सागर सी दुकानें, जिनसे लुभावने आलोक की लहरियाँ तब तब आकर बरामदे को सींच जाती थीं, और दूसरी ओर जनसुंकल। तभी एक खंबे के पीछे से एक टेढ़ी मेढ़ी छाया ने लपक कर हाथ बढ़ाए और एक बेमेल स्वर में कहा, बाबूजी, एक अधन्ना दोगे? स्वर तो बेमेल था ही, क्योंकि भिखारियों के स्वर में दीनता होती है, ऐसा सहज अपनापन नहीं। और मांगने वाले भिखारी भी मुझे याद नहीं पड़ता। मुझे कभी मिले हो या तो पैसा मांगते हैं या इकन्नी। भिखारियों को पैसा देने या ना देने का अर्थशास्त्र मैं नहीं जानता। मिस्टर अस्थाना कभी कभी समझाने लगते हैं कि यह दया वया की भावना गलत चीज़ है और भिखारियों को बढ़ावा देने वर्ग संघर्ष को कमज़ोर बनाना है, पर मैं अधिक ध्यान नहीं देता। मैंने मान लिया है कि मानव के प्रति आर्द्रता को भी सुखा डालने अगर अक्लमंदी है तो वैसी अक्लमंदी को दूर से सलाम कर लेना ही ठीक होता है। और सौभाग्य से उस समय मिस्टर अस्थाना साथ थे भी नहीं। मैंने लड़के को सिर से पैर तक देखा, या सच कहूँ तो सिर से धड़ तक, क्योंकि उसका धड़ ही बरामदे पर टिका था। हाथों में थामी हुई लकड़ी की घोड़ियों के सहारे भुजाओं पर बल देकर वह घिसटता हुआ चलता था। टांगें थी तो पर सूखी हुई, निर्जीव। देखते ही ज्ञात हो पाता था कि शैशव में विटामिन सी की कमी और उसके साथ साथ पोलियो या शिशुकालीन लक से उसका अधः शरीर बेकार हो गया। लेकिन शरीर की सहज क्षतिपूर्णता के कारण उसका धड़ भी सुगठित था और उसके कंधे अकाल यौवन की पुष्ट मांसपेशियों को सूचित कर रहे थे, और उसके चेहरे पर एक दृढ़ता और आत्मविश्वास की झलक थी। मैंने लड़के से पूछा, अधन्ना क्यों और इकन्नी हो तो? उसने मानो मुझ पर एहसान करते हुए कहा, तो आपकी इकन्नी ही ले लेंगे। मैंने जेब में हाथ डाला, वहाँ इकन्नी भी नहीं थी, दुअन्नी थी। उसी के लहजे के अनुकूल मैंने भी मानो अपनी सफाई देते हुए, अरे मेरे पास तो सिर्फ दुअन्नी है। उसने मेरी ओर कुछ संदिग्ध भाव से देखा।
कहीं मैं उसे बना तो नहीं रहा हूँ। फिर तनिक मुस्कुरा कर बोला, चलिए दुअन्नी ही दे दीजिए, काम आ जाएगी। दुअन्नी देकर मैं उससे उसका नाम, पता और इतिहास पूछने लगता तो कोई अजब बात ना होती। मैंने अक्सर लोगों को ऐसा करते देखा है। शायद किसी की करुण कहानी सुनकर अपने इकन्नी दुअन्नी के बलिदान के इयत्ता बढ़ जाती है, पर मैं चाहता भी तो उसने मौका नहीं दिया। दुअन्नी लेते ही उसका हाथ नीचे पड़ी घोड़ी पर टिका। देह का भार उस पर साध कर वह मुड़ा और इस फुर्ती से खंबे की ओर ओट हो गया कि मैं भौचक सा रह गया। साथ ही ओट से उसके कंठ का स्वर मैंने सुना, अबे हो गया, अबे अबे ले आबे, यहीं ले आ। मेरा कौतूहल उचित था या नहीं सो मैं क्या जानूं, पर मैं खंबे की ओट रहकर आगे की बातों पर कान लगाए रहा। उसी के समयवश और एक लड़के की आवाज़ आई, क्या हो गया बे देवी सिंह, बस देखता रह, अभी पता लग जाएगा। और एक तीसरा स्वर निकट आता हुआ, अबे साले तू बता दे, देख बे गाली वाली मत दे, नहीं तो अभी ठीक कर दूंगा, हाँ। और फिर दूर किसी ओर उन्मुख होकर देवी सिंह ने आवाज़ दी, ले आ बे, जल्दी ले आ, इनको भी दिखा दीजो। क्षण भर बातचीत स्थगित रही। फिर एक चौथा कुछ रूखा पचाही स्वर बोला, अभी देखो। देवी सिंह ने बड़े उत्कंठ स्वर से कहा, अच्छा वाला दिखाना, पूरा, बीच में कुछ छोड़ छाड़ मत जाना, हाँ। और उसने एक चीत्कार किया, जैसे सामने मधुर भोजन आने पर कभी लोग करते हैं। रूखा स्वर कुछ और रुखाई से बोला, 4 तो पैसे दोगे? देवी सिंह ने डपट कर कहा, अबे 4 क्यों बे, अब तू 8 ले लेना, पर देखेंगे हम पूरा। फिर कुछ रुक कर, देख बे तू भी कंगाल है और हम भी कंगाल हैं, तू जो तुझ पे आता है दिखा दे, और जो हमसे बनेगा दे देंगे, समझा? और इससे ज़्यादा बादशाह भी क्या दे दे में, क्यों बे, ठीक कही कि नहीं? मैंने तनिक झांक कर देखा। रूखे स्वर के मालिक ने कंधों पर से बहंगी उतार कर 2 पिटारियां ज़मीन पर टिका दी। उसकी रूखी लटें उसके थके और धूल भरे चेहरे से चिपक रही थी। एकाग्र होकर वह पिटारियां खोलकर एक मैली गूदड़ी की ओट में तरह तरह की चीज़ें इधर उधर जमा रहा था। उस दिन मैंने इतना ही देखा था। यूँ यह भी काफ़ी असाधारण और अस्मरणीय था। क्रमशः उसके बारे में और भी कुछ ज्ञात हुआ, लेकिन ज्ञान उसे कहना चाहिए जिससे नई दृष्टि मिले, नहीं तो जानकारियों का कोई अंत थोड़े ही है। देवी सिंह के माता पिता नहीं थे, कम से कम उसके संपर्क में नहीं थे। किसी चाचा ने उसे पाला था और फिर शहर के मरुस्थल में डाल दिया था कि जा सके तो कोई हरियाली ठाव ढूंढ ले। किंतु देवी सिंह को जीवन में रुचि थी, अपार रुचि थी। वह हारा हुआ भिखारी नहीं बन सका। मुझे बरामदे में वह अक्सर दिख जाता, लेकिन हर बार पैसे नहीं मांगता, मुस्कुरा कर रह जाता। धीरे धीरे समझ में आया कि वह किसी एक व्यक्ति से सप्ताह में 1 बार से अधिक नहीं मांगता, और समय मुस्कुरा कर मानो कह देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ आप मेहरबान हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी आपसे मांग लूँगा। कुछ महीनों बाद वह एकाएक लापता हो गया। उस बरामदे से गुजरते हुए जब तब उसकी अनुपस्थिति खटक जाती, पर जल्दी ही मैं उसका भी आदी हो गया। फिर कोई 1.5 वर्ष बाद ही उस दिन मिस्टर अस्थाना के साथ जाते अचानक उसे मैगज़ीन बेचते हुए देखा। जब अचंभा कुछ संभाला तो मैंने उसे फिर सिर से पैर तक देखा। अब की बार धड़ तक नहीं ही, क्योंकि अब वह खड़ा था। उसकी दोनों टांगें लोहे और लकड़ी के एक चौखट में कसकर सीधी कर दी गई थी। अभी उनमें जोर इतना नहीं था कि वह केवल उन्हीं के सहारे खड़ा हो सके, पर वह चल तो सकता था, और अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और भी स्पष्ट था। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने पैसे जुटाकर अपने इलाज का प्रबंध किया था।
पोलियो रोग के एक विदेशी विशेषज्ञ के पास 6 महीने बिताए थे और जब अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त था। अब जो हो वह भीख नहीं मांगेगा और मैगजीनों की बिक्री के सहारे पढ़ भी लेगा। एक दिन मैंने पूछा, देवी सिंह, मदारी का तमाशा अब नहीं देखते? उसने हंसकर उत्तर दिया, बाबूजी, सब तो तमाशा ही तमाशा है। इस अकाल परिपक्वता से कुछ सहम कर मैंने पूछा, क्या मतलब? वह बोला, पहले मैं ज़मीन पर रेंगता था, कुछ भी देखने के लिए मुझे गर्दन उठानी पड़ती थी। तब हमेशा ऐसे तमाशे की तलाश रहती थी जो बिना गर्दन थकाए देख सकूं। अब तो खड़ा खड़ा सब देखता हूँ, सभी तमाशा है। फिर कुछ रुककर ज़रा शरारत भरी हंसी से, देखिए ना कैसे कैसे बाबू साहब आते हैं और क्या क्या मैगज़ीन खरीदते हैं। उस दिन मैंने सोचा था इस समय कहीं मिस्टर अस्थाना साथ होते, पर अच्छा ही हुआ नहीं थे। नहीं तो सारी बात सुनकर उन्हें केवल वर्ग युद्ध का और प्रमाण ही दिखता, क्योंकि नहीं तो विटामिन सी की कमी ही क्यों हो और पोलियो ही क्यों हो। ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि अभाव में भी अपने को उपयोगी बनाना, पंगु होकर भी समाज में अपने अस्तित्व को सार्थक बनाना केवल पलायन है। उनके लिए वर्गों का संघर्ष ही सब कुछ है, व्यक्ति का आत्मदान कुछ नहीं। वे यहाँ नहीं देखते कि आत्मदान से पलायन सबसे बड़ा पलायन है। वह जीवन के रस के पलायन है, किसी मरुभूमि की ओर कौन जाने। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी देवी सिंह का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी देवी सिंह पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।